हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और हमने लास्ट में क्या किया था, बात करते करते हम आ गए थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के स्टार्टिंग तक कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहाँ से आया, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स की हमने बात की एंड देन हमने बात की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, ठीक है। और उसके हिसाब से हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन में, उसके रिगार्डिंग हमने उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, एक बड़ी सी इक्वेशन। सो टिल देन उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस किया साई का, है ना, वेव फंक्शन का एंड साई स्क्वायर का, जिसको कि हमने क्या कहा कि साई स्क्वायर की इंपॉर्टेंस है बट साई की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप करवाया सो दैट आप नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे आज कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वो आप समझ सके, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देखिए, इसके जस्ट पहले हमने क्या किया था, बोहर्स मॉडल, है ना। बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक। और एक तो चीज उसने ये कही थी, तो इसके हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे हुई, प्लेनर मोशन, एक ही प्लेन में, चेंज नहीं हो रही थी, सारी डायरेक्शंस में नहीं है। दूसरी चीज उसने ये कही कि एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता पाते हैं, बट उसको काउंटरएक्ट करने के लिए एक तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आया था और दूसरा आपका था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि एक तो पहली बात है एक्यूरेसी के साथ हम पोजीशन और मोमेंटम कह लो या वेलोसिटी कह लो साइड बाय साइड नहीं पता लगा सकते, है ना। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो बोहर ने कही कि प्लेनर मोशन है वो भी कैंसल आउट हो गया, बिकॉज लेटर ऑन जब आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी, आपने कोऑर्डिनेट्स तीनों डायरेक्शन में दिए, है ना, और ये कहा कि इलेक्ट्रॉन का दोनों टाइप का नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और किस तरह मूव कर रहा है, ऐसे। अब ये ऐसे अगर मूव कर रहा है तो आप ये सोचिए न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, न्यूक्लियस है ये, इसके अराउंड जितना भी जो एरिया है, मैं कोई बाउंड्री नहीं बना रही हूँ, चलो अच्छा अभी के लिए फिलहाल हम बना देते हैं, बट एक्चुअल में हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो ये जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर के साथ मूव करेगा इसके आसपास तो हर डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे आपने देखा हो मधुमक्खी की, देखिए कहीं भी भिनभिनाती है, जब भंवरा भिनभिनाता है, सो इट इज जस्ट लाइक दैट कि वो अपने हाइव के आसपास, अपने छत्ते के आसपास जैसे भिनभिना रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के आसपास कभी किसी डायरेक्शन में कभी किसी डायरेक्शन में घूमता फिरता रहेगा। इट मीन्स कि आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सारी डायरेक्शन में है, किसी एक प्लेन में नहीं है। तो ये क्या चीज हो गई, 3D व्यू हो गया। तो ऑर्बिट आपका कन्वर्ट हो गया, ऑर्बिट आपका था प्लेनर यानी कि 2D व्यू था बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन नेक्स्ट मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उनकी थी इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस 3D या आप कह सकते हो ऑल डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ठीक है, और वेव नेचर की फॉर्म में है एंड उसकी पोजीशन हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। जैसे कि हमने कहा था साई एंड साई स्क्वायर की बात की, तो हमने क्या बात की थी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, श्योर नहीं है, ठीक है। सपोज कीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, एग्जाम में हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते ना कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर ही हो जाएगा। या अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज बारिश का एग्जाम्पल लिया, मौसम आपका ऐसा है कि बादल है, आप क्या कह सकते हो कि बादल है, बारिश हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि बारिश होगी ही या नहीं ही होगी, क्योंकि पता नहीं लगता, बादल आने में देर भी नहीं लगती, अचानक सनी डे होता है बारिश हो जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बादल सारा दिन रहते हैं फिर भी बारिश नहीं होती। सो एक्चुअली मैंने ये सारी आपको एग्जाम्पल्स क्यों दिए, बिकॉज ये एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, कि अंदेशा है हमें, अंदाजा है हमें कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि होगी ही कि नहीं होगी। सो वही सेम सिचुएशन है इलेक्ट्रॉन के साथ कि अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं कि वो कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन श्योर नहीं कह सकते कि कहाँ होगा। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और मेनली हाइड्रोजन एटम के लिए, जब उसका एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, उसमें अलग अलग पिक्चर्स ली गई रेगुलर इंटरवल पे इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए उसकी पिक्चर कैसे आई, सेंटर में न्यूक्लियस है। अब एक बार पिक्चर ली आपने, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है एंड वेव मोशन है। वेव मोशन है मतलब उसके पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती रहेगी, एंड पार्टिकल है तो हम उसको डॉट की तरह भी शो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका दोनों नेचर है। एक बार पिक्चर ली, एक डॉट यहाँ आया, फिर यहाँ ली तो यहाँ आया, यहाँ ली तो, इस तरह से अगर हम करते जाएं एंड सारी पिक्चर्स को क्लब कर दें तो देखिए क्या फिगर आती है। वो आप फिर इस तरह से, ये डॉट्स जो आपको नजर आ रही हैं,
इस तरह से आप शो करते हो। ठीक, हमने सारे पिक्चर्स को एक्चुअली क्लब कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। इसका मतलब लेट मी ड्रॉ द पिक्चर। ठीक, इस तरह से जब आप ड्रॉ करते जाओगे सो आप क्या नोट करते हो उसके बाद एक्सपेरिमेंट, जो आप ये कह सकते हो जो ऑब्जर्वेशन है कि अराउंड द न्यूक्लियस ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप जब दूर गए तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप देख रहे हो क्या हो गई, कम। ठीक, अब धीरे धीरे दूर जाते जाते इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर हम थोड़ा और दूर चले जाएं या फाइनाइट डिस्टेंस की बात करें तो हम ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ये मैंने देखिए क्या किया, सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स की डॉट की फॉर्म में पिक्चर्स अलग अलग ली गई। ये फॉर हाइड्रोजन एटम है। ठीक, फॉर हाइड्रोजन एटम, फाइन। हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक बार पिक्चर ली, एक इलेक्ट्रॉन की डॉट आया, क्योंकि डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल को। एंड अलग अलग डॉट्स आ रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, तो वो जब मूव करेगा अराउंड न्यूक्लियस वो कहीं भी जा सकता है ना, अराउंड द न्यूक्लियस हॉवर कहीं भी कर सकता है। सो उसके हिसाब से सारी पिक्चर्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो इस तरह की कुछ पिक्चर हमारे सामने आएगी। और ये क्या शो करती है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, बट हम देख सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ तो अभी देखो हमें थोड़े इलेक्ट्रॉन डेंस लग रहे हैं, है ना, मतलब कि पास पास लग रहे हैं, थोड़ा और दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े और दूर 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 होते जाएंगे। लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि मतलब एक श्योरिटी के साथ कि हम यहाँ चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं ही होगा, या फाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी। पूरा कॉन्सेप्ट आपका इस चीज़ पे मेनली फोकस करता है कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के आसपास होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। बट वी कांट से कि इलेक्ट्रॉन किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे या कहीं और दूर जो है अगर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। करेक्ट। अब हम अगर ये बात करें कि अब जैसे ये है, हमने कह दिया कि हम प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं बता सकते, तो इसका क्या मतलब है कि हम कोई शार्प बाउंड्री, मतलब कि कोई सर्कल ऐसा एक बाउंड्री बना दें कि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, नहीं बता सकते। सो नो शार्प बाउंड्री। जबकि आप देखिए अगर ऑर्बिट के केस में क्या था, प्लेनर मोशन थी, एक ही प्लेन था, और हमने एक रेगुलर वो एक सर्कल ड्रॉ कर रखा था कि इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा, उसी में रिवॉल्व करेगा, है ना। तो ये भी आपका पॉइंट डिफरेंट हो गया ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के केस में, दोनों को अगर हम कंपेयर करें। देन बात आती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखिए, अगर हम आप ये देखें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है, इलेक्ट्रॉन का बादल अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो यही है, इलेक्ट्रॉन का बादल कहाँ होगा, अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम ये कह सकते हैं द रीजन ऑफ स्पेस, कि वो एरिया, वो स्पेस जो कि अराउंड द न्यूक्लियस है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की होने की इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, और वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी को लेके है जिसके के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन, अब एनर्जी की बात क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं कहीं आपका प्रेजेंट है उसके पास कुछ तो एनर्जी है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट्स में रिप्रेजेंट किया, ऑफ गिवन एनर्जी की बात की। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेफिनेशन एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों में फ़र्क क्या है देखिए। इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका वो एरिया और रीजन है या स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी है, एंड आप ये कह सकते हो कि जहां पे हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। ठीक, एंड एटॉमिक ऑर्बिटल आपका वो है 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, है तो 3 डायमेंशनल ही, अराउंड द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस भी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक, तो आपको आई थिंक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस हम एटॉमिक ऑर्बिटल की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के आसपास उसकी जो एक हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी उसके होने की सबसे ज़्यादा है, उसने से हम एरिया को क्या कह देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो चलिए अब करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेफिनेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट और ऑर्बिटल की आप कह सकते हो डिफरेंस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बाकी इस जो कॉन्सेप्ट था ये आपको को रिलेट करना आना चाहिए कि बोहर मॉडल आपका क्यों
क्या कहते हैं कि फेल हुआ, है ना, उसकी लिमिटेशंस जो थी वो यहाँ पे आपकी आई थिंक क्लियर आउट हो गई होंगी कि नया मॉडल क्यों आया और किस बेसिस पे आया, किन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आया। ठीक, सो मूव ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम, द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि क्या बताता है हमें कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ, डिस्क्राइब करता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी, है ना, इन टर्म्स ऑफ डॉट्स। गिवन एनर्जी की बात मैंने क्यों की, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी होगी, ऑफ गिवन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डॉट्स, क्योंकि आप डॉट्स की फॉर्म में दिखा रहे हो। और डॉट्स की फॉर्म में क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन का वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों है। तो रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डॉट्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने कहा कि हम बाउंड्री तो बना नहीं सकते, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो कन्वीनियंस के लिए एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए। एक्चुअल में कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है ऑर्बिटल की। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है आपकी क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपका कैसे डिफाइन करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक, तो आप बोलोगे इट इज़ द 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस होता है ना, इट इज़ द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है ना। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है बस, कि जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which the probability of finding the electron, probability of finding the electron is maximum, है ना। और वो मैक्सिमम भी कितना, अप्रॉक्स एटलीस्ट 90%, तो आपको इतना कंसीडर करके चलना है। ठीक, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अप टू 90%। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑर्बिट और ऑर्बिटल, जो कि हम डिफरेंस अब नेक्स्ट करेंगे, वो ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए हमने क्लियर कर दिया एक तो 3 डायमेंशनल स्पेस वाली चीज़, जो आपका पिछले मॉडल के हिसाब से यहाँ नया मॉडल में आपका चेंज हुआ है। ठीक, एंड प्रोबेबिलिटी की बात कर दी, एक्यूरेसी आपकी हट गई। बोहर मॉडल एक्यूरेसी शो कर रहा था, यहाँ पे आपकी बात आ गई प्रोबेबिलिटी की। ठीक, अब मूव करते हैं हम ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का डिफरेंस। सो डिफरेंस स्टार्ट करते हैं हम किससे, डेफिनेशन से। देखिए ऑर्बिट ऑर्बिटल की तो आपने अभी डेफिनेशन लिखी ही है ना, सेम जो अभी आपने किया वही डेफिनेशन आएगी क्या, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ गिवन एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है ना। यहाँ आप क्या कहोगे, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये मैं दोबारा से लिख देती हूँ, वेल डिफाइंड circular path paths around the nucleus in which electron revolve। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा कि आप मोशन बता सकते हो कि कैसी कैसी मोशन है। जैसे कि आपका ऑर्बिट में क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, रिप्रेजेंट्स 3D मोशन, रिप्रेजेंट्स वर्ड ऐड कर लेना आप, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा अब बात आती है, जैसे कि हमने किया कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग था ना ऑर्बिट, तो हम क्या कह रहे थे, बोहर मॉडल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वेव नेचर यानी कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को नहीं मानता था। सो इट मीन्स ऑर्बिट वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, इट इज नॉट इन
इन अकॉर्डेंस विद डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्या आ जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एंड हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इसमें 6 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारी लाइन आपकी सेम रहेगी, नॉट हट जाएगा, बस क्या बोलोगे आप, इन अकॉर्डेंस, है ना, कि इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमने बात कर ली, डेफिनेशन हो गई, मोशन की बात कर ली। नेक्स्ट कम्स कि आपकी ऑर्बिट की शेप कैसी है, सर्कुलर है, डिस्क लाइक है ना, सर्कुलर या डिस्क लाइक शेप, एंड डिस्क लाइक शेप। यहाँ पे हम अगर ऑर्बिटल्स की बात करें, सॉरी थर्ड पॉइंट था, ऑर्बिटल्स की बात करें, ऑर्बिटल्स देखो अभी आप आगे पढ़ोगे, अलग अलग टाइप के हैं, एस पी डी एफ, सबकी अलग अलग शेप्स है, तो आप क्या कह सकते हो, दे हैव डिफरेंट शेप्स, है ना। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसकी कैसी शेप है, एक दो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या कहोगे, एस का स्फेरिकल, है ना, बस एक ही लिखो। चलो अभी जब मैं इसके आगे बताऊंगी देन आप बाद में अपने आप ऐड कर सकते हो कि एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल की डम्बल है ना, डी की आगे क्लोवर लीफ आएगी, तो सबकी अपनी अपनी शेप्स है, तो लेकिन सेम शेप नहीं है। यहाँ पे तो आपका सब कुछ एक ही जैसा था। अब बात आई जैसे शेप की बात हो गई, आपकी मोशन की बात हो गई, तो ऑर्बिट का आप देख सकते हो क्या, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेचुरली जब आपका प्लेनर मोशन है तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, सो आप क्या कहोगे, नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेंटेंस आप अपना पूरा बना लीजिएगा, आई एम जस्ट कंसिडरिंग द की पॉइंट्स, आप कह सकते हो नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा, यहां देखो क्या आ जाएगा, इट हैज डायरेक्शनल नेचर या इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, करेक्ट। तो हमारे हो गए 5 पॉइंट्स। अब लास्ट पॉइंट आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n², 2n²। एन आपका जो भी शेल है, जो आप हमने वहाँ बात की थी ना KLMN शेल की, उसकी बात है। यहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अभी आप पढ़ोगे ऑर्बिटल क्या चीज़ है ना, धीरे धीरे हम अब इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे क्वांटम नंबर्स पे, वहाँ पे आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा शेल क्या चीज़, ऑर्बिटल क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरीथिंग। सो ये क्या था आपका सारा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का डिफरेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। एंड आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ आप और कह सकते हो, इसमें पॉइंट लिख सकते हो, देखो एक्यूरेसी वाली चीज़ के लिए कह सकते हो कि ऑर्बिट टेल्स अस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या कह सकते हो टेल्स द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ऑर्बिटल इट डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, क्लियर। सो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम आगे फर्दर क्वांटम नंबर्स पे। क्वांटम नंबर्स पढ़ने से पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो मैं एक एक पॉइंट बताती जाऊंगी एंड एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। जैसे हम पहले भी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो यहाँ पे भी सेम वही है, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यहाँ पे इसको आगे फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे। आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी, उसमें E माइनस वी आया था। E क्या था, एनर्जी ही थी। V पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, E आपका टोटल एनर्जी था एंड V पोटेंशियल एनर्जी था। सो हम क्या कह सकते हैं, these values of energy comes from the solution of Schrodinger wave equation, comes from the solution of Schrodinger wave equation, ठीक। एंड उसको आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आते हैं, है ना, जो हमने बड़ी सी इक्वेशन की हुई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, हमने बात कर ली कि फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, फिर हमने बात किया कि उसको हम सॉल्व करेंगे वो, देन हमने साई और साई स्क्वायर की बात की थी, ठीक है ना। क्या है देखिए, साई जस्ट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है ना, फंक्शन
ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड दूसरी बात क्या है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये है कि जस्ट आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन हम इसको कहते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप कह सकते हो। दूसरा आपका क्या आता है, इसी पॉइंट में आप कंसीडर कर सकते हो साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और आपने क्या देखा इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, साई हो गया, साई स्क्वायर की बात हो गई। अब बात आती है आपकी साई स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। वो हमने कैसे निकाला, इलेक्ट्रॉन की डॉट्स पिक्टोरियल डिपिक्शन के साथ, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय फाइंडिंग वेरियस वैल्यूज ऑफ साई स्क्वायर, वहीं से निकलेगा ना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। बाय फाइंडिंग वेरियस वैल्यूज ऑफ साई स्क्वायर हम क्या पता लगा सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल या वो रीजन या स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो बाय फाइंडिंग वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साई स्क्वायर वी कैन फाइंड रीजन और स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है ना, ये सारे वही पॉइंट है। देखिए इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक एक करके इसलिए बता रही हूँ सो दैट, क्योंकि हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हम सोच सोच के लिखते जा रहे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अच्छा, अब क्या पॉइंट रह गया और एक्स्ट्रा, हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन क्लाउड की भी। एंड नेक्स्ट कम्स आपका आता है, देखो ऑर्बिटल वेव फंक्शन बताता क्या है। ऑर्बिटल वेव फंक्शन एक तरह से हम ये कह सकते हैं, इट गिव्स द होल इंफॉर्मेशन, या आप ये कह सकते हो सारी इंफॉर्मेशन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की, है ना। सो ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक, हाइफन करके मैंने लिख दिया, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप कैलकुलेट सॉल्व कर रहे हो इस इक्वेशन को तभी आ रहा है ना। अगर साई ना हो तो बिना साई के आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, साई स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, एंड आप फर्दर प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकाल पाओगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बेसिकली आपका जो सारा, एक तो डायरेक्शनल नेचर आ गया, 3D मोशन आ गया, उसी पे बेस्ड ये सारे पॉइंट्स हैं। अब एक बात आता है, आपका एक पॉइंट आता है कि जब आप इस इक्वेशन को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी सारी वैल्यूज आएंगी। हमने यहाँ कहा ना, हम दीज वैल्यूज ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जब काफ़ी सारी वैल्यूज आएंगी, वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी जो निकल रही हैं उनको आप क्या कहोगे, आइजन वैल्यूज। आइजन, EIGEN, ठीक है, आइजन वैल्यूज। और ये किसकी एनर्जी है, उन एनर्जी लेवल्स की जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, तो आइजन वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एनर्जी लेवल्स विच कम्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। तो आप ये मेंशन कर सकते हो, और जो उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगी, एक तो होती है देखो वैल्यू, और एक होता है करस्पॉन्डिंग उसका वेव फंक्शन क्या था, साई क्या था, है ना, वो आपका हो जाएगा आइजन फंक्शन। ठीक, आइजन वैल्यूज, आइजन फंक्शन। तो ये था हमारा सारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब इसमें आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। नेक्स्ट जो आपकी बात आती है वो है क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम इसी नाम पे ही है, क्वांटम नंबर्स। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। क्वांटम नंबर क्या है, बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ठीक, अब हमें धीरे धीरे पता लगेगा, अभी तक तो हम क्या कहते थे कि खाली शेल है इलेक्ट्रॉन, और सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके आसपास आपका क्या है, शेल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बट अब बात आ गई ऑर्बिटल की, तो आपको ये समझना होगा न्यूक्लियस, देन शेल, देन सब शेल, मतलब न्यूक्लियस है, उसके आसपास शेल्स हैं यानी कि एनर्जी लेवल्स, उन शेल्स में और छोटे छोटे सब शेल्स हैं, और उनमें फर्दर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, एंड उनमें, उन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो 4 तरह के आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं, चारों हमें अलग अलग चीज़ बताते हैं कि कौन से शेल में है इलेक्ट्रॉन, कौन से सब शेल में, ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है एंड अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, तो ये आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अब एक एटम में देखिए काफ़ी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन की कई वैल्यूज हो सकती हैं, तो नेचुरली उसी के बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि एक एटम में कई सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अब उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो, पता लगाना हो, उनमें आपस में फ़र्क पता लगाना हो, तो कैसे पता लगा सकते हैं? या तो साइज में, छोटा है, बड़ा है, किस तरह का है, शेप, ठीक है, और तीसरा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, ये तीनों चीज़ ही आपकी रिप्रेजेंट होती हैं या इनका कह सकते हैं कि पता लगता है 3 क्वांटम नंबर्स से। ठीक है, क्या क्या है वो क्वांटम नंबर्स? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये नाम है उन 3 क्वांटम नंबर्स का। चौथे के बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके और भी कई नेम हैं, हम एक एक करके जब क्वांटम नंबर डिटेल में पढ़ेंगे देन आई लेट यू नो कि इसका दूसरा नाम क्या है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, अब ये एक्चुअली जो क्वांटम नंबर्स की आप बात कर रहे हो, ये तीनों क्वांटम नंबर्स आपके कहाँ से आए हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो उसके सॉल्यूशन से ये तीनों क्वांटम नंबर्स डिराइव होते हैं। ठीक है, और चौथा क्वांटम नंबर आपका क्या है? वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर जो आपको क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन की स्पिन, यानी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। बट ये 3 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से निकलते हैं, लेकिन ये चौथा वाला नहीं निकलता। ये अलग से इंट्रोड्यूस किया था कुछ और साइंटिस्ट ने। ठीक है, एंड 4 हमारे जो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हुए, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, उसकी लोकेशन क्या है, एनर्जी क्या है, स्पिन क्या है ना। जैसे हमने बात की साइज, शेप, ओरिएंटेशन, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे ये। कोई भी आपके अगर आपको इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स आप देखोगे तो उससे पता लग जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। आगे जब आप क्वेश्चन भी करोगे तो आपको तब क्लियर होगा कि हाँ, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स सच में एड्रेस हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हो गए। चारों क्वांटम नंबर्स में 3 आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन से डिराइव होते हैं, चौथा नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा ही जाता है। विच वन ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? तो आपको चौथा वाला यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर बताना होता है, मतलब आपको ऑप्शन वो चूज करनी होती है। तो अब बात आती है कि एक एक क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या कह सकते हैं? क्वांटम नंबर को डिफाइन कैसे कहेंगे? सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 हुए ना, 4 नंबर्स विच डिस्क्राइब द या विच डिफाइंस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द, विच डिस्क्राइब्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट इज क्या क्या बताएगा? लोकेशन, ये आप जस्ट अपने से लिख देना, लोकेशन, एनर्जी, है ना। और लोकेशन का मतलब कि वो डिस्टेंस बताएगा कि कितनी दूर है, एनर्जी बताएगा, है ना, स्पिन एक्सेट्रा। ठीक, तो एक तरह से ये क्या हो गया? एड्रेस हो गया इलेक्ट्रॉन का कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है। अब हम करते हैं एक एक क्वांटम नंबर डिटेल में कि कौन सा क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, कैसे रिप्रेजेंट होगा, कहाँ उसका कैसे यूज़ है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए क्या बताएगा, नाम से पता लग रहा है, प्रिंसिपल वर्ड मतलब मेन चीज़, है ना। तो इट विल टेल यू अबाउट समथिंग मेन। तो क्या बताएगा वो है आपका शेल की इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बोलो या शेल बोलो, इट इज़ द सेम थिंग। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका, पहले तो देखिए किससे हम इसको डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको आप डिनोट करते हो स्मॉल n से। ठीक, आपको याद आ गया होगा स्मॉल n सब जगह आ रहा था फॉर्मूले में, ये वही स्मॉल n है। पहला पॉइंट ये हो गया, स्मॉल n से आप डिनोट करते हो। दूसरा पॉइंट क्या बताता है हमें? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, या फिर आप क्या कह सकते हो? मेन शेल, है ना। मेन शेल बताता है आपका जिसमें कि इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट है। अब मेन शेल की बात आई तो जैसे आप पहले करते थे KLMNO, सेम वही है, ठीक है। तो यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, 0 कभी नहीं होगी n की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू n की 1 होगी। जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक। तो यानी ये आपका पैटर्न फॉलो होगा, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड आपका सेम यही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद बात आया कि अब ये हमें मेन चीज़ क्या बता रहा है, एवरेज, हमने कहा था ना साइज बता रहा है। सो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस मतलब दैट इज साइज। इसका साइज बता रहा है हमें, शेल का। यही बता रहा है ना कि आपका जो शेल है उसकी क्या, उसका साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है। सपोज कीजिए जैसे ये है इलेक्ट्रॉन, अगर इतनी दूरी पे, ये इसका डिस्टेंस हुआ, ठीक। या फिर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इसका डिस्टेंस हुआ। तो ये एक तरह से अगर आप इसको इस तरह से शो कर लो, ये आपकी आप कह सकते हो कि हमने जो बाउंड्री शो की है एटॉमिक ऑर्बिटल की नहीं है, ये जस्ट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए शो कर रहे हैं। तो ये अगर एवरेज डिस्टेंस बता रहा है एक तरह से, तो साइज बता रहा है ना ऑर्बिटल का, छोटा है या बड़ा है। सो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ये हमें बताता है, एंड वो हमें उससे हमें क्या पता लगता है, साइज। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है एनर्जी की। एनर्जी बताता है ये शेल की, एनर्जी ऑफ द शेल। कैसे, आपने फॉर्मूला किया था ना बोहर्स का, क्या था, -2π² me⁴ और डिनोमिनेटर में n²h², सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे फिर से आ गया। ये हमें एनर्जी बताता है शेल की, मेन शेल की, ठीक है। बट एक चीज़ है कि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात आती है तब वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक्यूरेसी शो करता है, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सारी वैल्यूज एक्यूरेट निकलती है, बट सॉल्यूशंस जितने निकलते हैं वो सब एक्यूरेट हैं। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कई सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, रिपल्शंस आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में जो इंट्रैक्शंस हो रही है उसकी वजह से रिपल्शंस हैं, सो मेनी थिंग्स है, तो सब एनर्जी की ही फॉर्म। इसलिए उसके केस में एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट एनर्जी की वैल्यूज है। तो वही पॉइंट यहाँ भी आपका होता है कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो एक्यूरेट एनर्जी की वैल्यूज आएगी, बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेट एनर्जी की वैल्यूज आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका ये मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ, और ये हमें क्या बताता है, मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। ये हमने बात की थी जब हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे ना, ये आ गया मेन लाइंस। मेन लाइंस मतलब कहाँ से पता चलता है, इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा था, ट्रांजिशन हो रही थी, किस एनर्जी शेल से किस में जा रहा था, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जंप्स हुई है ना, किसी एक लेवल से दूसरे लेवल तक। उसके बेसिस पे जो आपके स्पेक्ट्रम में मेन लाइंस आती हैं वो ये एक्सप्लेन करता है। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे थे शेल की, शेल आपका यानी एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो वो आपका हमें उससे हमें क्या पता लग रहा था कि जो स्पेक्ट्रम में मेन लाइंस आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ा था, फाइन लाइंस, है ना। इसी तरह से हाइपर फाइन लाइंस भी होती हैं, जैसे एक एक करके हम आपका क्वांटम नंबर पढ़ते जाएंगे, वो वही सेम चीज़ है, मेन लाइंस, फाइन लाइंस, हाइपर फाइन लाइंस। और ये सब आपके क्वांटम नंबर से पता लग रहा है, क्योंकि है क्या चीज़, आपका स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आ रही हैं वो एनर्जी की ट्रांजिशन के ही कारण आ रही है। एनर्जी की ट्रांजिशन हो रही है अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। अब वो एनर्जी लेवल्स में फर्दर हमारे क्या है, सब शेल्स हैं, जैसे इससे जो अगला क्वांटम नंबर है उससे हमें पता लगेगा, ठीक। सो ये आपको क्लियर हो गया, मेन पॉइंट्स इसके क्या हो गए। दूसरी बात ये है कि ये हमें बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी में कितने हो सकते हैं, 2n², ठीक। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बता रहा है। n से हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या मेन शेल बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता रहा है। देन हमने बताया कि किस तरह से हम शो करते हैं KLMNO, जिस तरह से सेम n की वैल्यू 1 2 3 4 5, जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देन एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस हमें ये बताता है, यानी कि साइज बता रहा है, ठीक। उसके बाद एनर्जी ऑफ द शेल की एनर्जी बताएगा, जो फॉर्मूला आपने पहले किया हुआ है सेम वही फॉर्मूला है बोहर वाला, वहाँ से आपको पता लगेगा एनर्जी। और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक्यूरेट एनर्जी आएगी, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अप्रॉक्सीमेट एनर्जी, करेक्ट। और क्या रहेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² एंड मेन लाइंस ऑफ
स्पेक्ट्रम। ये हो गया हमारा सारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, हमारा सेकंड क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हम शो करते हैं स्मॉल एल से। ये मैं स्मॉल बोल रही हूँ तो उसको स्मॉल ही याद रखिएगा, कैपिटल एल, क्योंकि आपके आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे कैपिटल एल का मतलब कुछ और है। सो स्मॉल एल मीन्स स्मॉल एल। इसका दूसरा नाम मैंने आपसे कहा था ना, इसके कई सारे नाम हैं, इसके दूसरे नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, देन सब्सिडरी क्वांटम नंबर एंड सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक, तो ये कई सारे नामों से जाना जाता है सबका। इसको आप डिनोट करते हो एल की वैल्यू से, एल सिंबल से। अब ये बात आती है कि हमें बताता क्या क्या है। एन हमें क्या बताता था? मेन लाइन स्पेक्ट्रम की। ये हमें बताता है फाइन लाइंस। ठीक है, अब बात आई कि ये फाइन लाइंस क्या है। फाइन लाइंस ये मैं शॉर्ट में लिखती जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने को इसमें। फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। अब जैसे कि बात हुई कि इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिशन शो करता है, ठीक है, लेकिन हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ्स फॉलो करता है ना। तो डिफरेंट पाथ्स फॉलो कर रहा है मतलब डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई, एंड वहाँ से हमें क्या पता लगा कि सेम प्रिंसिपल शेल में यानी सेम मेन शेल में कई सारे फर्दर अलग अलग आप कह सकते हो सब शेल्स हैं, सब एनर्जी लेवल्स हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा? जो सपोज कीजिए सब एनर्जी लेवल्स हैं, अगर उनमें आपस में ट्रांजिशन हो रही होगी तो उसकी भी कुछ लाइंस आएंगी स्पेक्ट्रम की। वही लाइंस आपकी कहलाती हैं फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये हमें पता लगा क्या बताता है? सब शेल, है ना, कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। एक तो वो हमें बताता है सब शेल, फिर हमें क्या बताता है? ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये पता लग गया। उसके बाद जैसे एनर्जी वहां पता लगती थी, यहां हमें पता लगेगी रिलेटिव एनर्जी। रिलेटिव एनर्जी किसकी? ऑफ सब शेल। तो ये मेंशन कर देती हूँ, ऑफ सब शेल। और इसी तरह से जैसे वहां एनर्जी के बाद हमें और क्या पता चलता था? साइज का पता चल रहा था ना, यहां हमें पता लगता है शेप का, शेप ऑफ सब शेल। ठीक, फाइन लाइंस पता लगी, फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, सब शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, है ना, इसमें जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टू विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट लिख लो। फिर हमें पता लगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, क्योंकि हम बात ही एंगुलर मोमेंटम की कर रहे हैं। देन हमें पता लगा रिलेटिव एनर्जी सब शेल की। रिलेटिव एनर्जी मतलब कंपैरेटिव एनर्जी, ठीक है, कि किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी। देन हमें पता लगा शेप ऑफ सब शेल। ठीक, अब बात आती है कि इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एल की वैल्यू देखिए आपकी क्या होती है? 0 से लेके n-1। ठीक, कैसे? सपोज कीजिए मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट शेल की। ठीक, फर्स्ट शेल में 0 से लेके n-1। फर्स्ट शेल में n की वैल्यू क्या है? n = 1, यही है ना। तो 0 और n-1 यानी कि 1 - 1, तो l की वैल्यू क्या आ गई? खाली a की वैल्यू आई ना, 0। अच्छा, आगे करते हैं। देखिए सेकेंड शेल में आपका क्या आएगा? n = 2। ठीक, l की वैल्यू क्या आ गई? 0, n-1, n क्या था? 2, 2 - 1 1, तो आपकी 2 वैल्यूज आ गई। इसी तरह से थर्ड में क्या आ जाएगा? n = 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 1 2। फोर्थ में या बेशक ट्राई करके देख सकते हो, l की वैल्यू आपकी यही आएंगी 0 1 2 3। ठीक, तो आप अगर देखो तो हमें पता लग रहा है जो आपका शेल का मेन शेल का नंबर है, जैसे n = 1 है ना, तो ये 1 था तो एक ही वैल्यू होगी आपकी सब शेल की। मतलब एक शेल है, अगर आपका फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, सेकेंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल्स हो गए। ठीक, ये 0 1 का मतलब ये मत सोचिएगा उसकी 0 एक तरह का आप सब शेल की बात कर रहे हैं, 1 भी आपकी एक सब शेल की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड में 3 आपका 3 उसका नंबर था मेन शेल का, तो उसमें 3 फर्दर आपके सब शेल्स हैं। ठीक, कैसे हैं देखिए मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हमें पता लग जाएगी, वहाँ से हमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। नॉर्मली आप क्या करते हो, देखो ये आपने न्यूक्लियस बनाया, ठीक, उसके बाद एक शेल
मैं एक साइड ही खाली ड्रॉ कर रही हूँ। ये इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपका सपोज कीजिए फर्स्ट शेल हो गया, ठीक। फिर आपने जब सेकेंड शेल ड्रॉ किया, इसमें एक पतली सी लाइन इसके साइड में भी आ गई। ये क्या है, आप बुक में जब डायग्राम देखेंगे, ये एक्चुअली उसी मेन शेल में सब शेल हैं, ठीक है। मेन शेल आपका ओवरऑल पूरा था, उसमें ये 2 सब शेल्स हो गए। ऐसे ही तीसरे पे जाओगे तो 3 लाइंस होंगी उसमें बिल्कुल पास पास, ठीक है। बिल्कुल पास पास क्यों होंगी, उसका मतलब ये है कि उनकी एनर्जी की वैल्यूज में डिफरेंस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे फर्स्ट शेल में अगर आप डिफरेंस देखो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एनर्जी गैप ज़्यादा है। सब शेल्स में देखो तो एनर्जी गैप कम है, ठीक। अब बात आती है इनके कि आप इनको कैसे डिनोट करते हो। एल की वैल्यू सपोज कीजिए 0 1 2 3 इस तरह से है। 0 के लिए आप लिखते हो एस, स्मॉल एस, 1 के लिए स्मॉल पी, 2 के लिए स्मॉल डी, 3 के लिए स्मॉल एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। ये कहाँ से आया, एस मतलब शार्प, ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज्ड, ठीक, और एफ मतलब फंडामेंटल। ये जस्ट याद रखने के लिए है, इसको कोई आपको रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 टाइप्स, ये अगर आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे एस पी डी एफ, उसके आगे आगे भी आएगा जी एच, है ना। आगे आप जब ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर आप करते हो, कंसीडर करते हो, तो वहाँ पे आगे भी आते हैं। इसीलिए मैंने कहा इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, फर्स्ट 4 का हमें पता होना चाहिए एस पी डी एफ की आप किस चीज़ को करस्पॉन्ड कर रहा है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा करते हैं क्योंकि आई नो क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और पहली बार जब बच्चा पढ़ता है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ। हमने किया था मेन शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मेन शेल में आपका फर्दर क्या होता है, सब शेल। सब शेल हमें कहाँ से पता लगता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एल की वैल्यू, 0 to n-1, 0 एक वैल्यू होगी ही, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, n-1, n मतलब शेल देखना कौन से वाला है, -1 कर देना। तो 0 से लेके जहाँ तक आएगा, सपोज 0 to 5 आया तो 0 1 2 3 4 5 वो सारी होंगी, करेक्ट। ये आपके पता लग गई सब शेल्स। और यहाँ से आपको हमें एक चीज़ और पता लगी, जो आपका शेल का नंबर है उतने ही उसमें सब शेल हैं। ये क्लियर पता लग गया। फिर हमें पता लग गया उनकी इस नेम का एंड सब शेल्स किस किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एस पी डी एफ, इनकी एनर्जी का ट्रेंड भी इस तरह से है। सेम शेल की अगर आप एनर्जी, सेम शेल में जितने सब शेल्स हैं उनकी एनर्जी आप कंपेयर करोगे, जैसे हमने क्या कहा था, रिलेटिव एनर्जी, है ना, कंपेयर करोगे तो एफ वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि एफ वाला आपका सब शेल क्या सेकेंड शेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या वैल्यू है सेकेंड शेल के लिए, 0 और 1। 0 और 1 मतलब एस और पी, इसका मतलब सेकेंड शेल में खाली एस शेल, एस सब शेल, पी सब शेल एग्जिस्ट कर सकता है, डी और एफ नहीं करेगा। तो आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि क्यों नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एफ, जैसे सपोज करो 3f पॉसिबल है कि नहीं है एंड वाई, है ना। ये 4 ऑप्शन दे दिया, एमसीक्यूज है तो 4 ऑप्शन, विच वन ऑफ देम इज नॉट पॉसिबल या विच वन ऑफ देम इज पॉसिबल। इसीलिए क्वांटम नंबर मैंने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपका एक नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की बात कर रहे हो, तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा हमें, एंगुलर मोमेंटम। हमने पॉइंट में लिखा ना, क्या फॉर्मूला है उसका, l+1, ठीक, h कट। आपको सिंपली इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इन द सबशेल, क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ से पता लग रही है, L की वैल्यू पे डिपेंड करेगा एंगुलर मोमेंटम। L की वैल्यू पे मतलब अगर ये वैल्यू सेम है, S है, तो S किसी का भी होगा, चाहे 1s 2s 3s 4s, किसी का भी S होगा, उसमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सपोज करो आपने 3 ऑप्शन दी, 1s 2s 3s और चौथी आपको p के लिए दे दी, और ये कह दिया जाए कि इसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा, तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये, क्योंकि आप वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, है ना। आप वैल्यूज पुट करके तो कैलकुलेट करने नहीं लगोगे, आपको h कट की वैल्यू नहीं पता है, राइट। सो क्या जस्ट करना है आपने, वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, L की वैल्यू डिसाइड करती है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को,
और अगर L की वैल्यू चेंज होगी तभी आपकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल जो कि था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल, सेकेंडरी या सब्सिडरी। ठीक, इसने हमें क्या बताया? शेप बताया। पहले वाला से हमें साइज पता लगा था, यहाँ से हमें शेप पता लगा, और जितने पॉइंट्स हैं हमने पूरे डिस्कस कर लिए। ठीक, और यस मैंने आपको वैल्यूज़ निकालनी भी सिखा दी, एंड देन किस किस तरह से आप नाम डिनोट करते हो वो सिखा दिया। देन एनर्जी की आपका क्या ट्रेंड होगा वो भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका आएगा अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा? हमने पहले बात की शेल, सब शेल, अब ये किसकी बारी आएगी? ऑर्बिटल। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसे पहले तो ये शो किससे करेंगे हम? स्मॉल m। कभी कभी m l से भी शो होता है, m स्मॉल l नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, बट मैक्सिमम केस में m स्मॉल m से यूज होता है। अब मैग्नेटिक नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे इंक्लूड क्या की चीज़ होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मेन लाइंस आई, ठीक है, फाइन लाइंस आई। अब आपको पता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो हमारी लाइंस स्प्लिट अप हो जाती हैं, राइट? लाइंस स्प्लिट अप हो जाती है मतलब फर्दर और लाइंस आएंगी, उन्हीं को हम कह रहे हैं हाइपर फाइन लाइंस, है ना? ठीक, मेंशन आपको हो सकता है बुक में ना हो, बट उन्हें हम हाइपर फाइन लाइंस कहते हैं। एंड होता क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंटली बिहेव करता है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट हो सकता है, अपने आप को मूव करा सकता है। ठीक है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो अलग अलग डायरेक्शन प्रेफर करेगा। तो नंबर ऑफ डायरेक्शंस यानी कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन, मतलब ऑर्बिटल, क्योंकि ईच ओरिएंटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन की बात आ गई तो ऑर्बिटल। पहले से हमें पता लगा शेल, देन सब शेल, देन ऑर्बिटल। ठीक, अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ की? m की वैल्यू क्या होगी? m की देखो वैल्यू होगी -L2 + L। ठीक है, कैसे? अच्छा, L अगर आपका 0 है, ठीक है, तो m आपका क्या होगा? 0। माइनस प्लस 0 तो हम कुछ कहेंगे नहीं, m = 0। तो यानी m सब शेल, सपोज करो 0 आपका क्या था? S सब शेल था ना, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? S सब शेल हैज़ 1 ऑर्बिटल, और उसका नाम क्या है? S ऑर्बिटल। अब आप सोच रहे होगे S सब शेल भी है, S ऑर्बिटल भी है। यस, सब शेल में फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर, और हम उनको सेम नेम से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, देखो L = 1 पे। ठीक है, यहाँ m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 से +1, है ना? 1 की वैल्यू आप यहाँ पे अगर पुट करोगे -L2 + L, तो क्या बोलोगे? -1 से +1, तो -1 0 + 1, 0 मत भूल जाना क्योंकि यहाँ पे 2 है बीच में। -1 से +1 तक सारी वैल्यूज आएंगी, यानी इसका क्या मतलब हो गया? 3 सब शेल्स, है ना? सॉरी, 3 ऑर्बिटल्स। तो हम L = 1 का मतलब क्या था? P सब शेल। P सब शेल में आपके क्या आए? 3 ऑर्बिटल्स। ठीक, उनका क्या नाम है? Px, Py, Pz। ठीक है, ये 3 आपके हो गए, Px, Py, Pz। अब इनकी अलग अलग वैल्यूज हैं, Px की, Py की, Pz की। Pz की 0 लेते हैं, Px की +1, Py की -1। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। Z वाली वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है हमेशा, इसके केस में x वाली वैल्यू को प्रेफरेंस दी गई +1, y को -1। एंड बहुत जगह ऐसी कैलकुलेशंस आती है जहां आपको प्लस माइनस कंसीडर ही नहीं करना होता। ठीक है, बट स्टिल आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अच्छा, अब मूव करते हैं L = 2 पे। तो m की वैल्यू क्या आ गई? -2, -1, 0, +1, +2, 5 आ गई। सो L = 2 मतलब D सब शेल कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। ठीक, 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? सो dz2 5 है ना, पांचों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, dz2, dxz, dyz, ठीक, dx2 माइनस कह लो या डैश कह लो, एंड dxy। अब इसको याद रखने का तरीका, सबसे पहले हमने z लिया, उसकी वैल्यू 0। अब उसके बाद हमें z और जिसमें जिसमें आ रहा है वो लिख लेंगे।
उसमें भी x के साथ वाले को हम प्रेफरेंस देंगे जैसे हमने वहां पे दिया था। ये मैं आपको एक्चुअली प्रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं है, जिसमें याद करने का तरीका बता रही हूँ कि क्या वैल्यू आपको याद कैसे करनी है, +1 -1 कब आएगा, ठीक है। z वाली हमने पहले ऑर्बिटल्स लिख लिए और xz को हमने +1 दिया, yz को -1, ठीक है। अब बच गया आपका x² y² और xy। तो ये थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, +2 -2। फिलहाल आप लोग इसको इसी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात आती है इससे अगले की, जैसे आप देख रहे हो 1 3 5, अगले में आप चेक करोगे 7 आएगा। अगला है आपका f सबशेल में आपका 7 ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। उसके आगे फर्दर आपको नेम्स एंड ऑल कुछ नहीं करना है, आपके सिलेबस में भी शेप्स खाली SP D तक है, उसके बाद नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो SP D F जैसे जैसे आप सबशेल चेंज करते जाओगे वैसे ही आप देख सकते हो ऑल्टरनेट आ रहा है, ऑड वाला 1 3 5 7 9 आएगा फिर, ठीक। अब इसमें मेन बात ध्यान रखने वाली क्या है, ये जो 3 सबशेल दिख रहे हैं ना, जब तक आपने कोई और एक्स्ट्रा सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड या कोई और फील्ड अप्लाई नहीं की है, इनकी तीनों की एनर्जी की वैल्यूज सेम होगी, तभी आप क्या शो करते हो इस तरह से इसको, ठीक है। एक साथ सेम वैल्यूज ऑफ एनर्जी है इनकी, इट मीन्स इन्हें हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट, ठीक, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, या हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी, ठीक। सो हमने इसमें क्या देखा, ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल का पता लगा, देन हमने कैलकुलेट किया वैल्यू कहाँ से आएगी, -L2 + L, फिर हमने वो कैलकुलेट करके देखा कि किस में कितनी है, S सबशेल में S ऑर्बिटल, P में आपके 3 है, D में 5, F सबशेल में 7, ठीक है। उनके नाम एंड वैल्यूज़ हमने किए, कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा, और हमने ये किया कि जब तक आप कोई एक्स्ट्रा फील्ड इस तरह से अप्लाई नहीं कर रहे हो वो एनर्जी लेवल्स सेम लेवल पे रहेंगे एंड उनकी वैल्यूज़ एनर्जी की सेम रहेगी, और उसे हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट एनर्जी ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स, ठीक। या वर्ड आपका क्या आता है, डीजेनरेसी, क्लियर। अब डिनोट अगर आपको करना होगा, चलो वो तो हम नेक्स्ट सब कंबाइन करेंगे सारे क्वांटम नंबर्स, फिर आपको पता लगेगा। ये हो गया हमारा सारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वांटम नंबर पे, क्या है, जो स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर आपका लास्ट क्वांटम नंबर, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल s, स्मॉल n था देखिए स्टार्टिंग से, स्मॉल n, स्मॉल l, m, देन s, ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, ठीक। इससे ज़्यादा हमें इसमें ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ठीक। दोनों की वैल्यू क्या होगी, क्लॉकवाइज वाले की +½ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हम -½ ले लेते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज को हम वैसे ही कंसीडर कर लेते हैं +½ अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है वैसे ही आपका स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण भी एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो वो आपका किससे कैलकुलेट होगा, s+1, है ना। आपने कैलकुलेट देखिए जैसे किया था, सेम वैसे ही आप क्या करोगे, इसको दोबारा लिखती हूँ, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक्चुअली स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। वहां आपने क्या किया था, L+1 H कट, यहाँ पे आपका आ जाएगा S+1 √H कट, ठीक है। और आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैलकुलेट करनी है, नेचुरली आपका मैग्नेटिक मोमेंट तो आएगा ही क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन रोटेट एंड रिवॉल्व दोनों कर रहा है, ठीक। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये आप कैलकुलेट करते हो N+2 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक। ये यूनिट है एक्चुअली बोहर मैग्नेटॉन। बस ये याद क्या रखना है, देखो जैसे ये आपका ऑर्बिटल है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड्स, तो ये तो इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है ओवरऑल कैंसिल आउट कर दे रहा है, बट कभी कभार जैसे सपोज कीजिए हमने p ऑर्बिटल्स कंसीडर किए, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अपसाइड है, तो टोटल स्पिन आपकी क्या हो गई, टोटल स्पिन ये कैलकुलेट करना आना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चंस में आएगा। 3 है इंटू हाफ, +½ हमने कंसिडर किया क्योंकि सब अपसाइड हैं, तो 3/2 आपकी टोटल स्पिन आ गई। इन केस अगर सपोज करो ये ऐसे होता
तब आप क्या करोगे, इसका तो 0 हो गया कैंसिल आउट, 2 इंटू या हाफ हाफ कह लो, है ना, 2 इंटू 1/2 1 आ जाता। तो इस तरह से आपको टोटल स्पिन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले में बहुत जगह, आपके क्वेश्चंस में सब जगह आता है। हमने ये कैलकुलेट कर लिया, टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर ली, क्योंकि आपकी स्पिनिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, एंगुलर मोमेंटम की। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट आया कहाँ से। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड है, कैंसिल आउट कर देगा, जैसे डाइपोल मोमेंट होता है वैसे ही होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड है, जैसे सपोज करो ये था, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इनकी स्पिन। ये जब इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड है तो आपका मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, यानी डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट आपका 0 होगा, ठीक, डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर, इसको लिख देती हूँ मैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस में होगा, है ना। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक, या पैरामैग्नेटिज्म वो शो करेगा। आगे आपसे पूछे जाएंगे कंपाउंड से बहुत जगह आएगा कि कौन पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, कौन डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है, उस वो अपने ऐसे ही पता लगाना कि कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ठीक। तो ये हमारे हो गए चारों क्वांटम नंबर्स। सो अब इसमें हमें एक बार लास्ट में क्या होगा, रिवीजन करनी है एंड इसके क्वेश्चंस, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। वो थोड़ा बहुत जो हमें एक रिवीजन करनी है, कुछ और ऐड ऑन करना है एंड क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। टिल देन आप यहाँ तक ये सारा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लॉकडाउन आपका बहुत टाइम हो चुका, कोरोना फेज सब ये चलता रहेगा, बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, फाइन। एंड स्कूल्स भी अब खुलने वाले हैं, ऑलमोस्ट खुल ही गए, आप ये कह सकते हैं, बड़ी क्लासेस के लिए तो खुल ही गए हैं। सो अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे अगर आप नए आए हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।